श्रीलंका की सबसे बड़ी सिविल वॉर और इसके बीचों बीच खेला जा रहा था 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप। एक खतरनाक बॉम्बिंग और इससे सिर्फ थोड़े ही किलोमीटर दूर कुछ हफ्तों में होने वाला था एक वर्ल्ड कप का मैच। श्रीलंका की 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने की स्टोरी कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप एक व्यूअर के तौर पर पूरे टाइम अपनी सीट के एज पे होंगे। अंडरडॉग श्रीलंका टीम के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 15 साल पहले टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद वो अब अपनी पहली ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत लेंगे। लेकिन फिर कैसे वो बिना कोई मैच खेले क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए, कैसे मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठे, कैसे श्रीलंका की टीम पर बॉल टैंपरिंग जैसे एलिगेशंस भी लगे, कैसे इंडिया के अगेंस्ट खेले जा रहे सेमीफाइनल्स में क्राउड ने गुस्से में आकर स्टेडियम में आग लगा दी, और फिर कैसे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी बेइज्जती का बदला लिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर। आप देख रहे हैं नेशनल बायोग्राफी चैनल, मैं हूं हर्ष नागर एंड दिस इज हाउ श्रीलंका वन द 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप। दरअसल ये कहानी वर्ल्ड कप के भी एक महीने पहले शुरू होती है, जब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट टूर के लिए गई थी। और इस सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका क्रिकेट के बीच के रिलेशंस हमेशा के लिए डैमेज हो गए, और इसके पीछे की वजह थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन और एम्पायर्स का बिहेवियर। उन्होंने पहले तो श्रीलंका की टीम पर बॉल टेम्परिंग के एलिगेशंस लगाए, जिससे श्रीलंका टीम की बहुत बदनामी हुई। लेकिन जब इन एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं मिली तो ये इशू किसी तरह से क्लियर हुआ और श्रीलंका अपना अगला मैच खेलने आई। लेकिन अगले मैच में तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। श्रीलंका के 23 साल के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन जब बॉलिंग करने आए तो उनकी बॉल पर एम्पायर ने सिग्नल करा नो बॉल। मुरलीधरन एम्पायर के फैसले से हैरान थे, लेकिन उन्होंने इस बात को जाने दिया। मुरलीधरन अपनी बॉलिंग करने लगे, लेकिन एक बार फिर एम्पायर की तरफ से इशारा आया नो बॉल। इस तरह 3 ओवर में 7 बार एम्पायर ने मुरलीधरन की बॉल को नो बॉल करार दिया। कमेंटेटर्स भी देखकर हैरान थे कि मुरली ओवरस्टेप तो कर नहीं रहे, तो भला फिर किस बात की नो बॉल। श्रीलंका के कैप्टन अर्जुन रानातुंगा ने जब डेरिल हेयर से नो बॉल का रीजन पूछा तो उन्होंने मुरलीधरन के एक्शन को गलत बताया और चेकिंग की वजह से नो बॉल बताई। अब तक मुरली 25 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। ऐसे में एम्पायर की बात से उन्हें काफी हैरानी हुई और अब वो समझ गए थे कि ये सब श्रीलंका टीम को ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जा रहा है। ये उस एम्पायर की कोई छोटी गलती नहीं थी। गलत एक्शन बताने की वजह से मुरलीधरन का करियर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। इस मैच में इसी बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और कैप्टन रानातुंगा के अंदर इसी बात का बड़ा गुस्सा था और इसी का बदला वो लेने वाले थे 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप में। लेकिन ये क्या, अभी तो श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। दरअसल इस वर्ल्ड कप को इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही श्रीलंका की कोलंबो सिटी में एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और वहां 13 साल से चल रही सिविल वॉर वापस से एक्टिव हो जाती है। ये एक बड़ा इंसिडेंट था जहां 90 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और न जाने कितने ही लोग इंजर्ड हुए। कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और ऐसे में प्लेयर्स की सिक्योरिटी का कंसर्न उठने लगा और यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स और प्लेयर्स काफी हेल्पलेस महसूस करने लगे कि इतने सालों में उनके देश में एक ओडीआई वर्ल्ड कप आया, लेकिन देश की पॉलिटिक्स की वजह से वो बर्बाद हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका आने से मना कर दिया। दो इतनी बड़ी टीम्स ने आईसीसी और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलों में डाल दिया था। श्रीलंका ने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में नेगोशिएट करना शुरू करा और वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सिविल वॉर में इन्वॉल्व दोनों ग्रुप्स ने 1 महीने के लिए सीज फायर करने का फैसला लिया और इसी वजह से वर्ल्ड कप के लिए 1 महीने तक वॉर रोक दी गई। अब श्रीलंका को ट्रैवल करने के लिए भी सेफ डिक्लेयर कर दिया गया। इतना ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान ने कंबाइंड प्लेइंग 11 टीम श्रीलंका में वार्म अप मैच खेलने के लिए भेजी, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि श्रीलंका में अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने अभी भी अपना फैसला नहीं बदला। इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। आईसीसी ने इंटरवीन करा और कहा कि इन दोनों टीम्स के जो श्रीलंका में मैचेस हैं उनको फोर्फीट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इस तरह श्रीलंका बिना ये मैचेस खेले ही विनर्स डिक्लेयर हो जाएंगी। इस तरह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही श्रीलंका के खाते में 4 पॉइंट्स आ गए थे और उनका क्वार्टर फाइनल्स में जाना लगभग तय हो गया था। कुछ इस तरह इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जहां श्रीलंका का बैटिंग अटैक और बॉलिंग अटैक काफी मजबूत था, लेकिन उससे भी मजबूत थी इस टीम की स्ट्रैटेजी। कैप्टन रानातुंगा और कोच डेव वॉटमोर ने मिलकर टीम को जीत दिलाने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। प्लान के अकॉर्डिंग सनत जयसूर्या और रमेश कालुविथराना टीम के लिए ओपनिंग करेंगे। अभी तक ये दोनों प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में खेलते हुए नजर आते थे। कुछ वॉटमोर ने कहा कि शुरुआती 15 ओवर्स में हाथ खोल कर खेलो, ऑपोजिशन के बॉलर्स को जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो पावर प्ले में उतना एक्सप्लॉइट करो। और कोच की बात पर जयसूर्या और कालू ने गांठ बांध ली। उस एरा में जहां पहले 15 ओवर्स में 60-70 रन भी एडिक्वेट माने जाते थे, वहां पर श्रीलंका 120 रन तक स्कोर खींच देती थी। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका ने केन्या, जिम्बाब्वे और इंडिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से वॉकओवर पहले ही मिल चुका था। 10 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका ग्रुप स्टेज में टॉप पर रही। आगे बढ़ने से पहले इंडिया और श्रीलंका के मैच पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में इंडिया और श्रीलंका का एक ग्रुप स्टेज मैच खेला गया, जहां इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी और ओपनर सचिन तेंदुलकर के साथ मनोज प्रभाकर ने इस इनिंग की शुरुआत करी।
लेकिन मनोज प्रभाकर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में आगे बढ़ते हुए तेंदुलकर के 137 और अजहरुद्दीन के 72 की बदौलत टीम का स्कोर एक रिस्पेक्टेबल 271 रन तक के आंकड़े तक पहुंचा। उस वक्त पर 270 प्लस का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता था और इसीलिए सबको लग रहा था कि श्रीलंका इस स्कोर को चेज नहीं कर पाएगी। और आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूं तो उस टाइम तक 86 टाइम्स 270 प्लस का स्कोर बना था, जिसमें 60 ओवर वाले मैचेस भी होते थे। इन 86 मैचेस में से 70 मैचेस में ये स्कोर चेज नहीं हो पाया था। लेकिन श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप बिल्कुल अलग था। वो हारे हुए मैचेस तक को जीतना जानते थे। जसूरिया और कालू आए और पहले 3 ओवर्स में ही 42 रन जड़ दिए। मनोज को तीसरे ओवर में 22 रन तक खाने पड़े और इस ओवर से ही मनोज के करियर पर फुल स्टॉप लग गया। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उस मैच में प्रभाकर की इतनी बुरी पिटाई हुई कि उसके बाद उन्हें कभी इंडियन जर्सी पहनने का मौका नहीं दिया गया। मैच में उन्होंने अपने बॉलिंग स्टाइल में भी बदलाव किया। मीडियम पेस के बजाय ऑफ स्पिन बॉलिंग ट्राई करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और श्रीलंका ने 8 बॉल बाकी रहते हुए 6 विकेट से ये मैच जीत लिया। इंडिया को हराने के बाद श्रीलंका की टीम ने केन्या के अगेंस्ट 398 रन बनाकर ओडीआई क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर बना दिया। क्वार्टर फाइनल्स में श्रीलंका की भिड़ंत इंग्लैंड से हुई और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। श्रीलंका के बैटर्स के सामने इंग्लिश बॉलर्स ने अपने घुटने टेक दिए थे। सनत जसूरिया ने सिर्फ 44 बॉल्स में तूफानी 82 रन की पारी खेली। श्रीलंका ने हर मैच में ही पहले 15 ओवर्स में रन की गति बढ़ा दी थी। कहा जाता है कि श्रीलंका के इस बैटिंग ऑर्डर ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई क्रांति पैदा करी और दुनिया को सिखाया कि फील्ड पर अग्रेसिव होकर कैसे खेला जाता है। इनसे पहले शायद ही किसी टीम ने कभी पावर प्ले का इस तरह से इस्तेमाल करा था। अगर आपको 1996 से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट पता है जहां पे पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन बनते हों तो मुझे उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहूंगा। श्रीलंका ने इस मैच में इंग्लैंड को हराया और अब वो सेमीफाइनल्स में आ गए थे, जहां उनका सेमीफाइनल मुकाबला होना था इंडिया के खिलाफ। ये सेमीफाइनल मैच कितना कंट्रोवर्शियल था, इसके बारे में तो हर इंडियन फैन अच्छे से जानता है। इस वर्ल्ड कप कैंपेन में श्रीलंका एक बार पहले भी इंडिया को हरा चुकी थी, इसलिए इस मैच में भी वो होपफुल थे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम इस बार इस मैच को थोड़ा कॉशन से देख रही थी, जहां वो श्रीलंका की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा था, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग इस मैच को देखने पहुंचे थे और पूरा स्टेडियम ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। आप खुद सोचकर देखिए कि इस स्टेडियम का माहौल श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए कितना इंटेंस रहा होगा, जहां 1 लाख फैंस श्रीलंका को हारता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन कैप्टन रानातुंगा को ये चैलेंज पसंद आया और उन्होंने गेट गो से ही अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनके इस डिसीजन से अचानक काफी अनरेस्ट आ गया था, क्योंकि वो एक बैटिंग पिच थी जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होने वाला था। पिच क्यूरेटर ने भी कहा था कि इस मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा फायदा होगा। तो अजहर का फील्डिंग चुनने का डिसीजन लोगों को काफी शॉकिंग लगा। अजहरुद्दीन के इस फैसले पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, यहां तक कि उन पे फिक्सिंग तक के एलिगेशंस लगे, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस मैच में टीम इंडिया पूरी प्लानिंग के साथ उतरी। ओपनर्स जसूरिया और कालू को टारगेट करना बॉलर्स का मेन मोटिव था और अपने इस मोटिव में इंडियन बॉलर सक्सेसफुल भी रहे। 1 रन के स्कोर पर दोनों ओपनिंग बैट्समैन को आउट कर दिया गया था। इंडियन फैंस की आंखें मानो चमक उठी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अरविंदा डिसिल्वा और रोशन महानावा ने मिलकर फैंस के चेहरे की खुशियां गायब कर दी। दोनों ने मैच में हाफ सेंचुरीज लगाई और 50 ओवर के एंड तक टीम टोटल को 251 रन तक पहुंचाया। ये एक अच्छा स्कोर था, लेकिन इंडियन टीम के लिए काफी चेजेबल था। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरे, लेकिन सिद्धू पिच पर सेट होने से पहले ही आउट हो गए। इसके बाद सचिन ने संजय मांजरेकर के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर अच्छी पार्टनरशिप करी और टीम 98 रन तक पहुंच गई। अभी इंडिया का सिर्फ 1 विकेट गिरा था और जीत करीब आती दिख रही थी, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर 65 रन बनाकर आउट हो गए। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया था। इंडिया का पोस्टर बॉय आउट हो चुका था और इसी के साथ आउट हो गई थी इंडिया के मैच जीतने की उम्मीदें। लेकिन अभी देखा जाए तो इंडिया के पास 8 विकेट्स तो थी ही, तो लग रहा था कि इंडिया ये मैच निकाल कर ले जाएगी। बट फिर इंडियन प्लेयर्स के विकेट्स ताश के पत्तों की तरह गिरती चली गई। अगले सिर्फ 22 रन आने तक इंडिया ने 6 विकेट्स और गवा दिए और अब टीम 8 विकेट्स गवाकर सिर्फ 120 के स्कोर तक पहुंच पाई थी। इंडियन प्लेयर्स की इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखकर स्टेडियम में फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। फैंस ने अपने हाथों में ली हुई बॉटल्स और उनके हाथों में जो आ रहा था उसे ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया। प्लेयर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए मैच कुछ देर के लिए रोका गया। गार्ड्स और एम्पायर सभी फैंस को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्राउड शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद मैच वापस शुरू हुआ, लेकिन फैंस अब भी बेकाबू थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मिलकर स्टेडियम के स्टैंड्स में आग तक लगा दी थी और ऐसे में श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर तक बॉटल्स फेंकी जा रही थी। ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था और कहा जाए तो इंडियन क्रिकेट का डार्केस्ट डे था। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और श्रीलंका की टीम को विनर घोषित कर दिया। कुछ इस तरह श्रीलंका फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी अपना सेमीफाइनल जीतकर फाइनल्स में आ गई। श्रीलंका के लिए इस वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट हर मैच ही काफी रोमांचक था।
अभी पिछले मैच में ही उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और अब उनका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने कुछ महीने पहले उनको ह्यूमिलिएट किया था। तो अब श्रीलंका के कैप्टन अर्जुन रानातुंगा, उनके बॉलर मुथैया मुरलीधरन अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने वाले थे। फाइनल मैच लाहौर में खेला जाने वाला था और मैच के पहले दोनों टीम्स के बीच एक डिनर रखा गया। यहीं पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शोकेस के लिए रखी गई थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इसी दौरान इस ट्रॉफी के साथ अपनी फोटोज क्लिक कराने लगे। उन्हें देख श्रीलंका के खिलाड़ी भी फोटो क्लिक कराने के लिए जाने लगे, लेकिन तभी कैप्टन रानातुंगा ने अपने प्लेयर्स को रोक लिया और कहा कि जब तुम कल ये ट्रॉफी जीत जाओ तब इस ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक कराना। इस मैच के लिए कुछ इस तरह का माइंडसेट रख रहे थे अर्जुन रानातुंगा और यही माइंडसेट हमें दिखाता है कि वो किस तरह के एक लेजेंडरी प्लेयर थे। 17 मार्च 1996 द ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। रानातुंगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। उनका यह डिसीजन भी काफी शॉकिंग था क्योंकि इससे जस्ट पहले 5 वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहले बैटिंग करने वाली टीम ही चैंपियन बनी थी। लेकिन श्रीलंका ने हर बार की तरह ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को छोड़कर एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलियन टीम के मार्क टेलर ने बनाए 74 और रिकी पॉन्टिंग ने बनाए 45 और इस तरह टीम का टोटल पहुंचा 241 रन तक। श्रीलंका की तरफ से अरविंदर डी सिल्वा ने बॉलिंग में अपना दमखम दिखाया और 3 विकेट्स निकाली। साथ ही इस मैच में उन्होंने 2 कैचेस भी पकड़े। लेकिन ये तो डी सिल्वा का सिर्फ आधा जलवा था, असली दम दिखाना अभी बाकी था। 242 रन का टारगेट चेस करने उतरी श्रीलंका की टीम ने सिर्फ 23 रन पर ही अपने 2 विकेट्स खो दिए। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाएगी, लेकिन डी सिल्वा ने कहा कि अभी मैच बाकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य कुमार ने उस मैच में कहा था ना कि अभी मैं हूं, अभी मैच बाकी है। डी सिल्वा ने गुरु सेना के साथ मिलकर दमदार बैटिंग करी और शतकीय पार्टनरशिप रची। 148 रन पर श्रीलंका ने असंका के रूप में अपना तीसरा विकेट गंवाया और अब क्रीज पर आए कैप्टन अर्जुन रानातुंगा। रानातुंगा और डी सिल्वा ने मिलकर श्रीलंका की बोट को जीत की दहलीज के पार लगाया। डी सिल्वा की नॉट आउट सेंचुरी और रानातुंगा के 47 रन की पारी ने श्रीलंका को बनाया वर्ल्ड कप चैंपियंस। कुछ इस तरह श्रीलंका पहली बार बनी वर्ल्ड चैंपियंस और वो भी उन्हें हराकर जिन्होंने कुछ महीने पहले उनकी बेइज्जती करी थी, ऑस्ट्रेलिया। जिस मुरलीधरन के एक्शन पर उन ऑस्ट्रेलियन एम्पायर्स ने सवाल उठाया था, वही मुरलीधरन इस वर्ल्ड कप एडिशन में श्रीलंका के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे। सिविल वॉर, प्रोटेस्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच इस तरह की परफॉर्मेंस देना आसान नहीं था और इस जीत ने श्रीलंका को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन एक सुकून की सांस दी, जहां पूरा देश अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहा था। मेरे हिसाब से क्रिकेट या फिर किसी भी दूसरे स्पोर्ट की सबसे खास बात यही है कि कई बार ये आपको अपने डिफरेंसेस भुलाकर यूनिटी को वैल्यू करने पर कंपेल कर देता है और कुछ ऐसा ही हमने श्रीलंका के इस केस में भी देखा। बाकी अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो श्रीलंका क्रिकेट का इवोल्यूशन बिल्कुल अलग तरह से हुआ है, जहां उनकी कंडीशन आज काफी अलग है। उस पे आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर कर दीजिए। थैंक यू।